दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे क्राइम की कहानी है। इसको जिसने भी सुना वह दंग रह गया, क्योंकि इस मर्डर को जो करने की वजह थी और जो कुछ भी इस मर्डर से पहले हुआ वो बहुत अजीब था। दोस्तों, ये कहानी मुंबई के एक जज की बेटी मोनिका गुर्डे की, जो एक फोटोग्राफर थी। लेकिन बाद में मोनिका ने फोटोग्राफी छोड़ परफ्यूम पर रिसर्च करना चालू कर दिया और देखते ही देखते वो एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। लोग मोनिका को महक की मल्लिका भी कहा करते थे। ये कहानी जून 2016 की है, जब मोनिका ने गोवा की राजधानी पंजिम के पास संगोल्डा में राजबेली नाम की सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लिया। हालांकि मोनिका की शादी हो चुकी थी, मगर कुछ आपसी विवाद के चलते वो 1 साल से अपने पति से अलग रह रही थी और यहीं रहकर अपना बिजनेस चला रही थी। मोनिका अपने इस बिजनेस की वजह से काफी मशहूर थी और इसी वजह से कई बड़े लोगों में मोनिका का उठना बैठना था। 6 अक्टूबर 2016 को सुबह करीब 9 बजे के आसपास उनकी मेड उनके फ्लैट पर आती है और दरवाजे की डोरबेल बजाती है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता है। मेड फिर से डोरबेल बजाती है, साथ ही आवाज़ भी लगाती है, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। अब मेड थोड़ा घबरा जाती है। अब वो मुंबई में रहने वाले मोनिका के भाई आनंद गुर्डे को फ़ोन करती है और उसको सारी बात बताती है। अब मोनिका का भाई भी उसको कॉल करता है, पर कॉल कोई भी नहीं उठाता। उसके बाद आनंद मोनिका की पड़ोसन को फ़ोन करता है, जो मोनिका के बगल वाले अपार्टमेंट में रहा करती थी, और उसके पास मोनिका के फ्लैट की एक दूसरी चाबी थी, जो आनंद के कॉल करने के बाद चाबी को लेकर वहां पहुंच जाती है। अब वो जैसे ही दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है, तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई है और उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं और उसके निचले शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। अब ये देखकर वो पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब उसके हाथ की नब्ज देखी जाती है तो पता चलता है कि मोनिका की मौत हो चुकी है। अब पुलिस लाश को कब्जे में ले लेती है और उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस कमरे की तलाशी लेती है, पर पुलिस को उस पूरे अपार्टमेंट में कहीं से भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं मिलते। अब पुलिस उस सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी व्यक्ति को मोनिका के फ्लैट में आते या जाते हुए तो नहीं देखा, पर यहाँ से भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। अब पुलिस चोरी के एंगल से भी जांच करती है, मगर मोनिका के फ्लैट से ऐसी कोई भी चीज़ गायब नहीं थी जिससे लगे कि ये मर्डर चोरी के लिए किया गया हो। अब पुलिस सोचती है कि मोनिका का मर्डर करने वाला उसका कोई जानकार ही था, जो दरवाजे से अंदर आया और उसका मर्डर करके चला गया। पुलिस का सबसे पहला शक उसके पति भरत पर था, जो एक फोटोग्राफर था। अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, पर पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे उस पर शक किया जाए। उधर जैसे ही मोनिका के मर्डर की खबर बाहर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मोनिका एक जाना पहचाना चेहरा थी और बड़े बड़े लोग उसको जानते थे। पुलिस भी अपनी जांच में कोई ढील नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पूरे देश की मीडिया भी बस इसी केस को कवर कर रही थी। अब इतने में मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे पता चलता है कि मोनिका के साथ बलात्कार भी हुआ है और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। कुल मिलाकर पुलिस अब भी खाली हाथ थी। पुलिस इस केस में हर एंगल से जांच कर रही थी, पर उसको कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। अब पुलिस को अचानक से याद आता है कि फ्लैट की तलाशी के दौरान कुछ डेबिट कार्ड मिले थे, पर वहाँ कोई डेबिट कार्ड नहीं मिला था। अब पुलिस बैंक जाकर मोनिका के डेबिट कार्ड की डिटेल निकलवाती है, तो पता चलता है कि 6 अक्टूबर को इस कार्ड का इस्तेमाल सुबह 6 बजे सोसाइटी से करीब 5 किलोमीटर दूर एक एटीएम में किया गया था। अब पुलिस बैंक मैनेजर से इस कार्ड पर नज़र बनाए रखने को कहती है और उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है, तो पुलिस को उस एटीएम से पैसे निकालने वाले की तस्वीर मिल जाती है। अब पुलिस फोटो को लेकर उस सोसाइटी में पहुंचती है और वहां के लोगों को दिखाती है। वो फोटो देखकर लोग बताते हैं कि ये यहाँ का पुराना सिक्योरिटी गार्ड है और इसका नाम राजकुमार है, मगर चोरी के इल्जाम में 2 महीने पहले इसको यहाँ से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पहली बार इस केस में पुलिस के पास एक नाम और एक चेहरा था। अब पुलिस राजकुमार की तलाश में लग जाती है, तो पता चलता है कि वो पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है और पहले भी उसके ऊपर चोरी के मामले दर्ज हो चुके थे। अब पुलिस के पास राजकुमार की सारी जानकारी थी, पर उसको पकड़ा कैसे जाए, ये एक सवाल ही था। अब पुलिस उस डेबिट कार्ड की अगली ट्रांजैक्शन का इंतजार करती है।
कुछ समय बीतने के बाद उस कार्ड का इस्तेमाल बेंगलोर के एक एटीएम में होता है। अब गोवा पुलिस बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है। बेंगलोर पुलिस उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और राजकुमार की फोटो लेकर एटीएम के आसपास के होटल व गेस्ट हाउस में जाती है। थोड़ी देर बाद एक होटल वाला राजकुमार की फोटो देखकर पहचान जाता है और बताता है कि ये हमारे यहाँ ठहरा हुआ है, मगर वो इस समय बाहर गया हुआ है। अब पुलिस वहाँ उसका इंतजार करने लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सब पुलिस वाले सादी वर्दी में थे। थोड़ी देर बाद राजकुमार जैसे ही होटल में पहुंचता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद गोवा पुलिस बेंगलोर पहुंचती है और राजकुमार को वापस गोवा लाती है। अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ही वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो पुलिस को सारी कहानी बताता है। कहानी की शुरुआत 4 महीने पहले यानी जून 2016 से शुरू होती है। मोनिका अपने परफ्यूम के बिजनेस के सिलसिले में गोवा में शिफ्ट होने का फैसला करती हैं, जिसके लिए वो एक रेंटेड फ्लैट देखना शुरू करती हैं। 7 जून 2016 को मोनिका सपनाराज बेली में फ्लैट देखने जाती हैं। वहां गेट पर उनको सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिलता है। राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है और उसके फ्लैट दिखाने के बाद मोनिका वहां से चली जाती हैं। मगर इस फ्लैट दिखाने के दौरान राजकुमार मोनिका को अपना दिल दे बैठता है और उस पर बुरी तरह फिदा हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद एक गाड़ी सपनाराज बेली के गेट पर आकर रुकती है। राजकुमार गेट खोलता है और मोनिका की गाड़ी अंदर चली जाती है, क्योंकि मोनिका ने वो फ्लैट किराए पे लिया था। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश होता है और कुछ लोगों की मदद से वो मोनिका का सामान उसके फ्लैट तक पहुंचवा देता है। अब राजकुमार मोनिका से मिलने और उसके देखने के मौके ढूंढने लगता है। अब राजकुमार अपने मैनेजमेंट से बात करके अपनी सोसाइटी के लोगों की गाड़ी की सफाई व धुलाई का काम करने लगता है, पर राजकुमार के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब वो मोनिका की गाड़ी भी साफ करने लगता है। वो मोनिका की गाड़ी की चाबी के बहाने मोनिका के फ्लैट में भी जाता है और उसकी झलक भी देख लेता है, मगर इसी गाड़ी की सफाई की वजह से राजकुमार की नौकरी चली जाती है। एक दिन मोनिका की गाड़ी से उसका छाता गायब हो जाता है, जिसके बारे में वो राजकुमार से पूछती है, पर राजकुमार मना कर देता है। इसके बाद मोनिका सोसाइटी के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करती है और वहाँ का मैनेजमेंट इस बात को सीरियस लेकर छानबीन शुरू करता है। इसके बाद गार्ड रूम की तलाशी ली जाती है तो वहाँ से मोनिका का छाता मिल जाता है और राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये बात राजकुमार को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और उसके अंदर मोनिका को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब राजकुमार गोवा में ही मेहनत मजदूरी का काम करता है और इसी दौरान वो मोनिका से भी मिलता है और उसे चोरी की शिकायत वापस लेने को भी कहता है, पर मोनिका उसको साफ मना कर देती है। अब राजकुमार गोवा छोड़ देता है और कई बड़े शहरों में मेहनत मजदूरी का काम करता है, पर उसको कहीं भी कोई सही काम नहीं मिलता। इसके बाद 2 अक्टूबर 2016 को वो गोवा वापस आता है, मगर इस बार वो कुछ ठान के आया था। उसके मन में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। 3 अक्टूबर को राजकुमार सपना बेली सोसाइटी में पहुंचता है। वो मेन गेट से अंदर दाखिल हो जाता है, पर इत्तेफाक से उसको कोई अंदर आते हुए नहीं देखता। वो सीधा मोनिका के अपार्टमेंट में जाता है, पर मोनिका उस समय घर पर नहीं थी। वो वहीं पर मोनिका का इंतजार करता है, पर उसको पकड़े जाने का भी डर था, तो वो चोरी छुपे उस अपार्टमेंट की छत पर पहुंच जाता है। क्योंकि वो वहां काम कर चुका था तो उसको वहां के सारे रास्ते मालूम थे। वो नीचे आकर कई बार मोनिका की कार भी चेक करता है, पर वो भी वहां नहीं थी। अब वहां उसको पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद अगला दिन आता है, पर उस दिन भी मोनिका नहीं आती। अब उसको छत पर रुके हुए 2 दिन बीत गए थे। न वहां कुछ खाने को था और न ही पीने को। इस तरह उसने 48 घंटे से ज्यादा का वक्त छत पर बिता दिया। 5 अक्टूबर 2016 को दोपहर के 3:30 बजे वो नीचे आता है तो वो देखता है कि मोनिका की गाड़ी वहां खड़ी है। तो वो फिर से छत पर जाता है और अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है। अब रात होने पर वो नीचे आता है और मोनिका के डोर की बेल बजाता है, और जैसे ही मोनिका दरवाजा खोलती है तो राजकुमार उसको जोर से धक्का देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अब मोनिका कुछ समझ पाती उससे पहले राजकुमार चाकू निकालकर उसको बोलता है कि शोर मचाया तो जान से मार दूंगा। मगर मोनिका फिर भी शोर मचाती है तो राजकुमार अपने हाथ से उसका मुंह दबाता है और उसको बेडरूम में ले जाता है। फिर उसको डरा धमकाकर उस पर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो मोनिका के दोनों हाथों को पीछे बेड से बांधता है, फिर उसके दोनों पैरों को भी बेड से बांध देता है।
अब राजकुमार चाकू की नोक पर उससे पैसे मांगता है। मोनिका बहुत डर जाती है और कहती है कि पर्स में जितने भी पैसे हैं वो सब तुम ले लो। उसके बाद राजकुमार पर्स खोलता है तो उसमें करीब 4,000 रुपए निकलते हैं। वो ये देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे और पैसे मांगने लगता है तो मोनिका बोलती है कि मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं और चाहिए तो मेरे डेबिट कार्ड ले लो और उससे निकाल लेना, साथ ही अपना पिन भी बता देती हूँ। मोनिका को लगता है अब राजकुमार यहाँ से चला जाएगा, पर राजकुमार एक कपड़ा उठाकर मोनिका के मुंह में ठूंस देता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि अब मोनिका कुछ नहीं कर सकती तो वो वहां से किचन में जाता है और खाना खाता है, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था। अब रात के करीब 12 बज गए थे तो वो मोनिका के पास आता है और उसका फोन उठाता है। फिर उसमें पोर्न वीडियो देखता है और जबरदस्ती मोनिका को भी दिखाता है। अब मोनिका बेसुध सी हो चुकी थी। उसको एहसास हो गया था कि राजकुमार उसको छोड़ने वाला नहीं है। फिर राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और कमर के नीचे के कपड़े उतार देता है और फिर अपनी उस चाहत को पूरा करता है जो उसके दिमाग में पहले से थी, और वो मोनिका के साथ बलात्कार करता है। अब रात के करीब 2 बज चुके थे। करीब 8 घंटे से वो मोनिका के कमरे में था। जब उसका मन भर गया तो वो पहली बार घबराया, क्योंकि वो जानता था कि मोनिका उसको अच्छी तरह से जानती है। अगर ये बात उसने पुलिस को बताई तो वह पकड़ा जाएगा। अब वो बेड से एक तकिया उठाता है और उससे मोनिका का मुंह दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक मोनिका की मौत नहीं हो जाती। फिर वो 6 अक्टूबर की सुबह 4 बजे सपनाराज बेली से निकल जाता है और 6 बजे वहाँ के एक एटीएम से पैसे निकालता है और गोवा से बेंगलोर चला जाता है, जहाँ से राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह गए थे। अब पुलिस सारे सबूत इकट्ठा करती है और आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर, 376 रेप, 392 यानी चोरी का चार्ज लगाकर 6 जनवरी 2017 को कोर्ट में 228 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है। ये केस अभी भी लोअर कोर्ट में चल रहा है और इस पर अभी भी फैसला आना बाकी है, मगर कुल मिलाकर एक तरफा नफरत और चाहत ने मोनिका गुर्डे की जान ले ली। तो ये थी मोनिका गुर्डे केस की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको कमेंट्स और लाइक करके जरूर बताएं, और आगे ऐसे नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।